अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मैं साथ आज एक अजीम साहब सियासी कहें, आजकल तो सहाफ़ी और सियासी में भी फ़र्क कम होता जा रहा है। जनाब अहमद वली ख़ान साहब, सदर अवामी नेशनल पार्टी। खान साहब, पाकिस्तान की सियासत किस मोड़ पे आ गई है? आज भी सियासी जमातों पे पाबंदी की बात हो रही है, गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं और अवामी नेशनल पार्टी से ज़्यादा कौन समझता है कि हम बज़ाहिर दायरों में घूम रहे हैं। तो जो इमरान खान और पीटीआई के हवाले से अब हुकूमत की जो मनसूबाबंदी नज़र आ रही है, अवामी नेशनल पार्टी उस पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह क्यों नहीं कर रही और दुरुस्त साइड पे क्यों नहीं खड़ी हो रही? बहुत शुक्रिया जी, मशकूर हूँ आपका मुझे टाइम देने के लिए और फिर अवामी नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखने के लिए। एक तो भाई दुरुस्त साइड का इस वक्त चना बड़ा मुश्किल है कि ये दुरुस्त साइड पे खड़ा होना क्या है, लेकिन खतरनाक भी है, मुश्किल भी है। मुश्किल ऑब्वियसली, लेकिन हम तो जी बात को देख के इस बात की हमने शदीद मुखालिफत की है। पार्टी का बैन होना कोई मसले का हल नहीं है और हमारे साथ ये हुआ है, हमारे बुज़ुर्गों के साथ ये हुआ है और आज तक कोई सबूत नहीं मिले उन बातों की जिस बातों पे हमारी नेशनल अवामी पार्टी बैन हुई थी। और उन्होंने भी फिर यही होता है, आप पीटीआई बैन कर लेंगे तो वो कोई और पार्टी ABCDEFGH आपको इजाज़त है वो किसी और नाम से आ जाएगा। तो मसले का हल मेरे ख्याल में ये नहीं है और हम मुखालिफत भी इसलिए कर रहे हैं कि आज मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला हुकूमत का नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि कोई सियासी क़ुव्वत ये फ़ैसला कर ही नहीं सकती कि वो एक और सियासी जमात पे बैन लगाए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत एक रबर स्टैम्प का किरदार इस वक्त अदा कर रही है और जिनके लिए कर रही है वो बात वाज़ेह है कि वो कौन है जो पीटीआई को आज ख़त्म करना चाहते हैं। तो फिर आप पीटीआई के साथ क्यों नहीं खड़े? क्या ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने पीटीआई को बनाया है? मेरे इसी जवाब में आपके दूसरे सवाल का जवाब आपको मिल जाता है कि हम पीटीआई के साथ खड़े क्यों नहीं होते। पीटीआई मैं नहीं समझता कि ये पार्टी है, मैं समझता हूँ कि ये एक क्या कहें उसको, क्या नाम दे सकते हैं, लेकिन ये सियासी लोग ना थे, ना है, ना रह सकते हैं। हम मजबूरन अपने सियासी उसूल पे खड़े होके इस वक्त पीटीआई के बैन की मुखालिफत कर रहे हैं। हमारा पीटीआई के साथ शामिल होना वही वजह है कि जो मैंने आपको बताया। आप कहते हैं कि पीटीआई आपके नज़दीक एक सियासी पार्टी नहीं है, इसकी वजह इमरान खान है या पीटीआई की तमाम क़यादत और कारकुन भी हैं? ऑल एंड ऑल जी, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, वो सब एक ही हैं और मेरे ख्याल में सब एक ही दिन पे पैदा भी हुए हैं। उनमें कोई बड़ा नहीं, उनमें कोई छोटा नहीं, उनमें कोई बड़े छोटे की तमीज़ नहीं। बहुत सारे तो छोड़ गए हैं, तो जो आए थे, जो लाए गए थे, वो उसमें बहुत सारे चले गए और बहुत अभी भी बैठे हुए हैं और उन्हीं के लोग हैं जो बैठे हुए हैं। मैं आज भी नहीं समझता कि ये पीटीआई जो अपने आप को ऐसा बहुत एंटी स्टेट दिखा रही है, उसमें अयूब खान का ग्रैंडसन लीडिंग रोल अदा कर रहा है। ये वही पार्टी है जिसमें मिसाल हमारे पुख्तनख्वा का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बैरिस्टर सैफ कौन है, हमें नहीं पता कि वो कौन है। लिहाजा जो अभी जो हुकूमत में या जो आपको निज़ाम में जो पीटीआई दिख रही है, बेसिकली इमरान वाली पीटीआई तो है भी नहीं। और पीटीआई आपको पता है जी, तारीख पे नजर डालें तो पीटीआई वाज नथिंग। एक सीट कभी मिल जाता था, वो भी मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। पीटीआई को बनाया इन्हीं लोगों ने है जो आज उसको खत्म करना चाहते हैं। तो आपके नजदीक भी पीटीआई एक इंतशारी टोला है, एक सियासी माफिया है, आप भी यही समझते हैं? बिल्कुल जी, मैं समझने के लिए इसकी कोई सोच नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ देखें, उन पे नजर डालें, उनके किरदार। तो आप फौज के तर्जुमान के इन अलकाबात से इत्तफाक करते हैं जो उन्होंने पीटीआई को बज़ाहिर दिए हैं? देखें जी, मैं बिल्कुल जो कल उन्होंने कहा और जो 9 मई की बातें हैं, मैं बिल्कुल ये फौज के जो तर्जुमान हैं इनकी मैं इन बातों को सेकंड कर लूँगा। अच्छा। लेकिन जो पीटीआई पुख्तनख्वा में हुकूमत कर रही है, ये इनको लाने वाले कौन है? नहीं, आप उनको किस हैसियत से सेकंड करेंगे? आपके नज़दीक पीटीआई जो है वो सियासी जमात नहीं है, मगर जो फौज के तर्जुमान कह रहे हैं, क्या उनको ये बातें करनी चाहिए? नहीं।
तो फिर आप किस तरह उनको कैसे आप इंडोर्स कर सकते हैं? वो तो आप बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो एक अलग सवाल है। लेकिन पाकिस्तान में ये एक रिवायात है कि सबसे जो बुनियादी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं वो इन जनाब का होता है। अदरवाइज मेरे ख्याल में ISPR का ये काम नहीं है कि वो सियासी या हुकूमती या अंदरून बातों पे इस तरह के बयान दे। तो क्या ANP ने कभी जो है फौजी हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं तो जी अब 100 साल तारीख है, शायद कभी कोई ऐसी हरकत हुई हो, लेकिन लार्जली हम हमेशा सिर्फ फौज नहीं, जनरल मुशर्रफ के दौर में खैबर पख्तूनख्वा में कभी आप लोग जो हैं आपने उनको सपोर्ट हमने मुखालफत की। और नवाज शरीफ साहब जब थे तो उस वक्त आप उनके साथ भी रहे हैं, उनको सपोर्ट 97 में जी बिल्कुल अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी बने थे, और फिर जिन टर्म्स पे इत्तेहाद हुआ था उन टर्म्स पे नवाज शरीफ पीछे हट गए थे, तो फिर हमने हुकूमत छोड़ दी थी। अच्छा, आपके नज़दीक फौजी तर्जुमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मकसद क्या था और पैगाम क्या था? मेरे ख्याल में कौम को एक पैगाम देना था कि हम जो मजबूत तरीन लोग आज भी इस मुल्क में जो लोग हैं या जो इदारा है वो यही है, और कौम को गुमराह करने का एक ज़रिया था। मैं ये समझता हूँ, मैं जो इमरान की बात है उसको भी मैं साइड पर रख लेता हूँ, जो उनके जो PTI के बारे में उन्होंने जो बातें की मैं उसको भी साइड पर कर लेता हूँ, बल्कि इस वक्त जो बुनियादी मेरे लिए और मेरे कौम के लिए जो मसला है वो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है। उस पर जो उन्होंने बातें की उसको बिल्कुल कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई। उसमें जो बातें मतलब यकीन माने आप कि इस वक्त जो कन्फ्यूजन फौज ने डाली हुई है इस अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन के बाद, फौज और हुकूमत एक दिन ऐलान होता है कि भाई अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू हो गया जी, अगले दिन वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो ऑपरेशन नहीं है, ये तो वैसे ही एक टारगेटेड। तो ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने वज़ाहत कर दिया, इसके बाद मजीद क्या है? लेकिन आज भी अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन, भाई मैं 2 मिनट आपके ले लेता हूँ। मैं जितने भी माइंडसेट के लोगों से मिलता हूँ वो हमें कहते हैं कि यार आप लोग ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं, क्या आप तालिब के सपोर्ट पे हैं? देखिए मती भाई, बात यह है कि अवामी नेशनल पार्टी वो माइंडसेट और वो पार्टी है जिन्होंने इस तालिबानाइजेशन में हमेशा मार खाई है। जब स्टेट मुजाहिद बना रहे थे हमने मुखालिफत की, हमने तब मार खाई। जब वो मुहाजिर से मुजाहिद हो रहा था हमने मार खाई। जब मुजाहिद से वो तालिब बन गए हमने मार खाई। वो तालिब जब अपनी ज़मीन पे आके इधर कार्रवाई शुरू की हमने मार खाई। देखिए मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि रियासत की संजीदगी इस बात में ज़ीरो है। जो खेल खेला जा रहा है, रियासत से मुराद ऑब्वियसली जो फैसला कुन लोग हैं। बाकी मेरे ख्याल में हमारे वजीर आज़म और बेशतर वजीरों को पता भी नहीं कि वजीरिस्तान देखिए बज़ाहिर जो इस वक्त सियासी जमात स्टैंड ले रही है और सबसे ज़्यादा ताकतवर है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसको आप सियासी जमात मानते नहीं और ख़ुद आप ज़ुबानी कलामी बातों के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो अब मजबूरी है बस। अब क्या नहीं तो क्या आपको नहीं चाहिए कि जो मिसाल के तौर पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है महमूद खान अचकज़ई साहब की, कम से कम उसके साथ तो आपको खुल के आना चाहिए ना। आप एक सिर्फ बात करके फिर कोने में जाके बैठ जाते हैं। देखिए तो हर सियासत तो नहीं, हर कोई अपने इख्तियार और उसकी बात कर सकते हैं। और देखें हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पे हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है। अच्छा चले सब पे तहफ़्फ़ुज़ात, उस पे हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है। और तो फिर मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया कि ये जो इस वक्त आप ये ना समझेंगे, इस वक्त सिर्फ जो हुकूमत बैठी हुई है ये इस्टेब्लिशमेंट के। देखिए आपकी बातों से तो ये लगता है कि अवामी नेशनल पार्टी एक कोई तालीमी और इल्मी बहस का एक प्लेटफॉर्म है जिससे बयानात तो आते हैं, लेकिन अमली तौर पे सियासत में ना तो वो कोई सियासी हिकमत अमली रखती है, ना अमली तौर पे सड़कों पे नज़र आती है, और ना ही वो दूसरी सियासी जमातों के साथ राब्ते में है, बिकॉज सब के बारे में आपके पास हमारे तो अमली तौर पे क्या फार्मूला है, ANP का क्या फार्मूला है कि मुल्क के हालात को? बिल्कुल जी, हम देखें नंबर 1
जो हमारे पास फार्मूला है और वो जो इसको छोड़ने नहीं देते, आप बुनियादी हक आवाम का क्यों छीन के बैठे हुए? कौन सा हक? वोट ऑफ हक, जो वोट का है। आप भी कहते हैं फॉर्म 45 की 47 की। मैंने उस दिन 47 से 47 तक की बात की है जी। आप फॉर्म 45 से निकल आए। अच्छा, आप नहीं इस पे मैं क्यों नहीं करता? लेकिन दिस इज नॉट जस्ट फॉर्म 45 फॉर्म 47, दिस इज फ्रॉम 1947 टू फॉर्म 47। चलिए आप ये बताएं ना, मौलाना फजल रहमान भी तो यही बात कर रहे हैं, तो आप कम से कम उनके ऊपर भी आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात है? हमने बलूचिस्तान जाके एक इत्तेहाद बनाया है और उसको हम इंशाल्लाह पुख्तनख्वा में भी उस दिन हमारे सूबाई सदर में इफ्तिखार साहब ने एक पार्टीज का जरगा बुलाया और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन दोनों कुव्वतों के अलावा वो लोग जिनका मसला ये नहीं है कि हमने इमरान को सजा देनी है या नहीं देनी, वो लोग जिनका सियासत में अभी इस वक्त ये सोचनी है कि हमने बुशरा को सजा देनी है। आप ये बताएं, इमरान खान को बाहर आना चाहिए? वो तो अदालतों की मर्जी है, मेरा उससे क्या? आपके बतौर एक सियासतदान आपका क्या मौक़िफ़ है? जो हालात अगर उस पे हालात से मुकदमात हैं, सब मुकदमात में वो रिहा हो चुके हैं। आइन और कानून को देखते हुए जो कानून कहता है वो हो जाना चाहिए। नहीं, आप बतौर सियासतदान आपका कोई सियासी सोच भी तो? मैं जज तो नहीं हूँ। क्या इमरान खान एक सियासी कैदी है? क्या इमरान खान एक सियासी कैदी है? नहीं, मैं नहीं समझता। अच्छा, वो उनको दुरुस्त मुकदमात बने और उनका फेयर ट्रायल हुआ? क्या बताएं? जो सजाएं मिली? बताएं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। सजाएं में भी फिर हमारा जुडिशरी पे कुछ शिकायत है और जुडिशरी ने वो किरदार अदा किया है कि उसने इमरान को सपोर्ट दिया है मेरे ख्याल में। अच्छा। सजाओं के वक्त भी इमरान को सपोर्ट दिया। इससे ज्यादा क्या करते? फांसी दे देते? नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखें इस पे नजर डालें। फांसी की बात नहीं है, लेकिन कौन से कैदी को 4-4 कमरे मिले और साइकिलें मिली है? मेरा परदादा 40 साल कैद रहा है। उसको साइकिलों की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके नहीं साइकिलों की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उसका कमरे की नुमाइश आज भी फौजी करते हैं। ये आपका जो उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, आज के लोगों के साथ मैं आपको बताता हूँ ना, सियासी कैदी क्या होते हैं। सियासी कैदी वो होते हैं जो रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल में ऐसे तो बहुत सारे कैदी हैं जो इस हवाले इस तरह की जिंदगी गुजारना चाहते होंगे। मेरी बात सिर्फ ये है, और फौज की सोच एक ही है। मेरी बात ये, फौज की सोच का मुझे कोई लेना देना नहीं। हाँ, कानून जिसने इख्तियार, कानून हाथ में जिसने लिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और वो कार्रवाई चाहे कोई भी करे, अदालत करे। बहुत शुक्रिया अहमद वली खान साहब, सदर अवामी नेशनल पार्टी। प्रोग्राम सहाफ़ी को वक्त देने का। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद कानूनी महाज पे कौन कौन से खिलाड़ी क्या क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं, इस वक्फे के बाद आपसे मुलाकात कराएंगे कुछ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ, और फिर PTI के जो कानूनी लीगल ईगल हैं इंतज़ार पंचोता, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। वेलकम बैक। कानूनी महाज पे भी बड़ी गर्मा गर्मी है, और इसी हवाले से इस सेगमेंट में हमारे मेहमान हैं जनाब इंतज़ार हुसैन पंचोता एडवोकेट, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पर्सन भी हैं, चेयरमैन बानी PTI इमरान खान के लिए। और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और जर्नलिस्ट जनाब हसनात मलिक और साकिब बशीर। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, सबके जहन में एक ही सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है मखसूस नशस्तों के हवाले से, आखिर वो कौन सा टाइम फ्रेम है, कौन सी डेडलाइन है जब तक इलेक्शन कमीशन ने इन अहकामात पर अमल करना है? तो थोड़ा सा जो टाइम फ्रेम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक है वो हम आपको सहाफ़ी प्रोग्राम के हवाले से बताते चले। सबसे पहले 6 अगस्त 2024 तक PTI के 41 MNAs ने बयान हल्फी जमा कराना है। ये वो 41 हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में जो है वो किसी भी सियासी जमात के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार नहीं किया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 16 अगस्त MNAs के हल्फिया बयानात की तस्दीक के लिए इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी करेगा, यानी 16 अगस्त तक। फिर उसके बाद 9 सितंबर 2024 तक तहरीक इंसाफ ने अपने MNAs के बयान हल्फी की तस्दीक करनी है। फिर उसके बाद 19 सितंबर 2024 तक इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों समेत तमाम MNAs की फहरिस्त वेबसाइट पर शाया करनी है। और उसके बाद फिर 16 अगस्त 2024 तक तमाम मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीक इंसाफ की तरफ से नाम जमा करवाए जाने हैं मखसूस नशिस्तों के लिए।
और मज़कूरा टाइमलाइन कौमी और सूबाई असम्बली दोनों के लिए है। तो इंतज़ार पंजोता साहब, इस वक्त इस टाइमलाइन के हवाले से पीटीआई कहाँ तक पहुँची है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक पीटीआई ने अभी तक क्या अमल पूरा कर लिया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से? देखिए जी, नेशनल असम्बली के हवाले से जो हमारी एफिडेविट्स हैं वो हमारे 3 लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर थे, उनमें से 2 के जो एफिडेविट्स हैं वो एम्बेसीज से अटैस्ट होकर हम तक पहुंच चुके हैं। तो नेशनल असम्बली के सिर्फ एक कैंडिडेट अभी तक हैं जिनका एफिडेविट हम तक नहीं पहुंचा। उसके अलावा बाकी जो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब की है उसके लिए हमारा होमवर्क मुकम्मल है। एक कल जो रेड किया गया था पीटीआई ऑफिस के ऊपर, वो उसका मकसद हमें यही नज़र आता है कि वो एफिडेविट्स लेकर जाने थे और वहाँ से एफिडेविट्स पंजाब असम्बली के हमारे कैंडिडेट्स के लेकर गए हैं पुलिस वाले। अच्छा जी, वो वापस नहीं मिले? नहीं, वो वापस नहीं मिले। अभी 6 अगस्त तक की डेडलाइन है। जी जी, तो आपने हमने उसका वो हमारा उसका जो बैकअप था वो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो सब की तरफ से फिर से तकरीबन मैं उसमें अब आपको नंबर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं बताता, लेकिन हमारा ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, इसमें क्या सीक्रेट है सर? सीक्रेट ये है आपके, वो तो सबको पता है सर। सीक्रेट ये है कि अब फिर से आपको पता है जी कि जब उनको पता चलता है डाटा मुकम्मल हो गया फिर रेड कर देंगे किसी को घर पर। पंजाब के भी आप कह रहे हैं कि कितने थे टोटल वैसे मेंबर? सर पीटीआई के 107 मेंबर्स जो आज़ाद, जिन्होंने हल्फिया बयान देने थे। जी जी। और कितने मिल गए आपको? तकरीबन 80% जो है वो पहले 100% हो चुका था। तो बाकी कहीं गायब तो नहीं हो गए? नहीं। अच्छा। सर देखें, इसमें तो इस पे बड़ी क्लैरिटी है। ये खान साहब से पूछा गया कि सर इनका क्या किया जाए कि इनको सिक्योर करने के लिए इनको डायरेक्शन आपकी तरफ से अगर पब्लिकली आप कह देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि आप अपने आप को सिक्योर कर लें। जिस तरह से 9 मई के बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ तो आपने कहा कि आप अपने आप को बचाएं, तो अभी भी एक दफ़ा फिर से वो रिपीट कर दें। तो कहीं वो खान साहब ने कहा तो नहीं लेके जा रही इनको नहीं, खान साहब ने कहा कि ये वो वक्त नहीं रहा। अब अवाम ने इनको जिस तरह से वोट दिए हैं और अवाम खुद अपने वोटों की हिफाजत खुद कर रही है, जो छोड़ के जाएगा अपनी सियासत खत्म करेगा। चले, अब क्विकली ये बताएं कि इसके अलावा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो आपकी पार्टी ने सर्टिफाई करना था वो भी कर दिया है इनको? जी बिल्कुल। नेशनल असम्बली के जो उम्मीदवारान हैं सब के जो जिनके एफिडेविट्स हम तक आए हैं वो पीटीआई ने उसकी हद तक सर्टिफिकेट जो है वो जमा करा दिया है। इलेक्शन कमीशन में जमा हो गए? इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट भी जमा हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने इन टर्न ये कहा है कि आपके जो मेम्बरान जिन्होंने ये साइन किए हैं वो आकर खुद फिजिकली वेरीफाई करें यहाँ। अच्छा जी, हालांकि मेजॉरिटी अब टाइम अभी फिक्स नहीं किया उन्होंने, लेकिन हमारे लिए उन्होंने ये स्ट्रिक्टली कहा है कि जी अदरवाइज पार्टीज के लिए हम टाइम जो है वो रिलैक्स करते हैं। आपके लिए जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं वही फिक्स हैं, उससे आगे पीछे कुछ नहीं होगा। तो अभी जब पार्टीज ने सर्टिफाई कर दिया तो इंडिविजुअल को फिजिकली बुलाने का कोई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में इसका जिक्र था? कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ये एक नई रवायत है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि हमारे मेजॉरिटी तकरीबन 35+ जो मेंबर्स हैं वो खुद जाकर जमा करवा के आए हैं एफिडेविट्स। अच्छा, उसके बाद पार्टी की तरफ से सर्टिफिकेट आया, फिर भी उन्हें दोबारा बुलाया जा चलें साकिब बशीर साहब, ये बज़ाहिर तो ये 19 सितंबर तक की डेडलाइन है, तो छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट की ख़त्म हो रही हैं 9 सितंबर को। तो आपको लगता है कि 9 सितंबर के फ़ौरन बाद 13 जजों का फुल कोर्ट बैठ के जो नज़रसानी दरख्वास्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी की आई हैं और जिनके बारे में चीफ जस्टिस काजी फायद साहब भी बड़े मुतहरक हैं, वो फुल कोर्ट बैठ सकती है 9 सितंबर के फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन की 19 सितंबर की डेडलाइन से पहले? कोशिश तो जो है वो होगी इस हवाले से, क्योंकि जितनी जल्दी और जितनी तेज़ी हमें नज़र आई कि 12 को फ़ैसला आया, 12 जुलाई को, 16 को नज़रसानी दायर हुई और 18-19 को कमेटी के सामने भी वो मामला आ गया, और जितनी तेज़ी है इससे लगता है कि शायद जो आखिरी हफ्ता होगा छुट्टियों से पहले वो अगर कमेटी सुप्रीम कोर्ट की बैठेगी तो उसके सामने हो सकता है ये मामला रखा जाए और उसके बाद जो पहला वीक है या दूसरे वीक में, मतलब 9 सितंबर को पहला वर्किंग डे होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद ये 9 सितंबर वाला हफ्ता या 15 सितंबर वाला हफ्ता, मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों हफ्तों में अवेलेबिलिटी भी होगी इन 13 जजेस की। जो प्रिंसिपल सीट है इस्लामाबाद में
उन तमाम 13 जजेस की अवेलेबिलिटी भी हो, तो उसके बाद जो होना है, तो मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि इस पे तय तो हो गया कि छुट्टियों के बाद होना है, तो छुट्टियों के बाद ये लगा लेंगे। लेकिन इसमें फिर दिलचस्प मामला यही है कि 19 सितंबर तक इलेक्शन कमीशन के पास टाइम तो किसी न किसी सूरत में टेक्निकली है। अब देखना ये है कि ये 19 सितंबर से पहले ही फुल कोर्ट जो है वो 13 जजेस की वो बैठेगी या 19 सितंबर के बाद जो है वो बैठेगी। ठीक है। असरात मलिक साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की हैं, उनमें क्या ममासलत है, क्या फ़र्क है, क्या अहम बात है जो उठाई गई है? देखिए जी, एक तो ममासलत ये है कि इतनी जल्दी आपको भी मालूम है कि रिव्यू अमूमन 30 दिन का टाइम होता है, तो 28वें 19वें ये आखिरी दिन जो है वो रिव्यू फाइल होते हैं। ये जितनी जल्दी रिव्यू फाइल हो किए गए ये उम्मीद से ज़्यादा लग रही है कि जी जल्दी फिक्स हो जाएंगे। और दूसरा इसमें जो देखा है हमने, वो एक बात तो उनकी दोनों की यही थी कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्टी थी, पीटीआई तो पार्टी नहीं थी, पीटीआई को कैसे आप ने जो रिजर्व सीट दे दी। सबसे अहम बात जो पीपल्स पार्टी ने की रिव्यू में है कि जी जैसे जमाल मंदोखेल के नोट में और जैसे याह्या अफरीदी के नोट में ये है कि 41 जो लोग हैं वो आज़ाद हैं और वो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया, उनको आप दोबारा पीटीआई में कैसे ज्वाइन करवा रहे हैं। तो ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि सारा फोकस ये है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जमाल मंदोखेल का जो नोट है ताकि मेजॉरिटी उस तरफ आ जाए। तो क्योंकि जैसे जमाल मंदोखेल के नोट को चीफ जस्टिस काजी फैसल ने भी इंडोर्स किया हुआ है, लेकिन जो कमेटी है 3 जजेस की, उन्होंने नून लीग की रिव्यू नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी वो तो कहा कि नहीं फिक्स हो सकती, इस वक्त जजेस अवेलेबल नहीं है। तो क्या पीपल्स पार्टी की जो दरख्वास्त है रिव्यू की, वो भी क्या दोबारा कमेटी में आएगी? क्योंकि कमेटी में भी हम देख रहे हैं कि कुछ जजेस बैरून मुल्क हैं, तो उससे नेक्स्ट जज जो है वो कमेटी का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक, तो ये अब देखना होगा, क्योंकि जस्टिस काजी फैसल इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, चैम्बर वर्क में मसरूफ हैं, केसेस की समाअत नहीं कर रहे, तो चैम्बर वर्क में जो है वो अब देखते हैं कि क्या कोई चीज़ बरामद होगी। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एडवोकेट इंतज़ार हुसैन पंचोता हमारे साथ मौजूद है, जो आज बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात करके आए हैं, और इस हवाले से भी जानेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इंतज़ार हुसैन पंचोता साहब, आपसे हम इमरान खान से होने वाली मुलाकात के बारे में पूछेंगे, मगर क्विकली पहले ये क्लियर कर दें कि ये जो नज़रसानी में कहा जा रहा है कि पीटीआई पार्टी नहीं थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्टी थी, तो अगर ये सीटें जो हैं लेट्स से कम से कम ये जो 41 सीटें हैं, अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी मिल जाती तो उससे पीटीआई को क्या नुकसान था? देखिए जी, नुकसान बिल्कुल ऐसा ऑन द फेस ऑफ इट तो नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल इस वक्त ख़त्म हो चुकी थी प्रैक्टिकली पार्लियामेंट के अंदर भी। लेकिन 39 बंदे तो उनको फिर भी मिल रहे थे ना। देखिए वो मिल रहे थे, भी बहाल हो गई थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो उस मिलने के ऊपर भी फिर सवाल आता है। मगर फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी नहीं तस्लीम किया जा रहा था। बिल्कुल पार्लिमानी पार्टी तस्लीम नहीं किया जा रहा था। फिर रिजर्व सीट्स की तरफ जो है वो कहा जा रहा था कि रिजर्व सीट्स जो है वो कम हो जाती हैं। वो सारी ऐसी सूरत हाल थी। और आप पीछे चलिए ज़रा, 13 जनवरी को जो कुछ हुआ तहरीक इंसाफ के साथ, जब फैसला दिया गया था बल्ले के निशान वाला, उस दिन जो कुछ हुआ, एक अराउंड 2-2:30 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस दिन एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर किसी ने कोई और पार्टी का टिकट जमा करवाने की कोशिश की तो हम उसके खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे। तो वो ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था कि एक कन्फ्यूजन रही। ठीक है, बहरहाल आप भी तस्लीम करते हैं कि पीटीआई का इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक ना बनना एक बहुत बड़ा कानूनी ब्लंडर था। सर देखिए, इसमें सबसे जो बड़ी बात है इस वक्त यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने कमल शोजब जो है वो पिटिशनर थी। कमल शोजब पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही थी। कमल शोजब पीटीआई की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट, उसके नाम के आगे वही लिखा हुआ है। पार्टी ने तो कमल शोजब इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं किया, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन विंग, मतलब उनका मौक़िफ़ ये तो नहीं था कि पीटीआई की, उनका तो अपने लिए था ना। जो देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के पास बहरहाल, चले ठीक है, वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल अपनी पावर इस्तेमाल की है। अब ये बता दें, इमरान खान साहब से क्या आज बात हुई और खान साहब ने सुना है, इकरार कर लिया कि उन्होंने जीएचक्यू के सामने पुरअमन मुजाहरे के लिए
कहा था, ये भी बड़ा एतराफ़ है। सर ये मैं उसको कल की मुलाकात के ऊपर भी आपको ज़रा क्लैरिफाई करूं कि एक सहाफ़ी ने जेल प्रोसीडिंग्स के दौरान खान साहब से ये सवाल किया, उनको शायद कोई गलत शुबा हुआ होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, उन्होंने पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली यही सवाल किया कि आपने ये इस तरह का बयान दिया है, तो क्या ये आप इसको मानते हैं? खान साहब ने कहा मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कैटेगोरिकली उसको डिनाई किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी जमात की एक तारीख़ है, हम हमेशा से पुरअमन रहे हैं और सबसे अहम मौका अगर हमारे लिए था कोई कि किसी किस्म का एहतजाज किया जाता तो वो उस दिन था जिस दिन मेरे ऊपर वज़ीराबाद के अंदर हमला हुआ था, मुझे गोलियां लगी। 9 मई के लिए पुरअमन एहतजाज की कॉल खान साहब ने नहीं दी। सर पुरअमन एहतजाज की कॉल एक जनरल कॉल हमेशा से, एक माहौल था पीछे। 14 मार्च को खान साहब के घर के ऊपर जिस तरह से 26 घंटे नहीं, लेकिन अपनी गिरफ्तारी के हवाले से कोई कॉल नहीं दी थी कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया, क्योंकि सुबह सुबह एक वीडियो तो उनकी आई थी। वीडियो जो आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको मेरी गिरफ्तारी मतलूब है तो मुझे वारंट दिखाएं, मैं आपको गिरफ्तारी दे दूंगा। अगर आप कोई इलीगल एक्शन करेंगे तो फिर हो सकता है कि लोगों को चांस मिल जाए कि आप, और वो ये वही हुआ। इन्होंने खुद एक वो ट्रैप बनाया और उसमें हमारे खिलाफ उसको इस्तेमाल किया गया। अब देखिए कि किसने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो चुराई जाए और कौन लेकर गया सीसीटीवी फुटेज जहाँ से। चलें अब क्विकली बता दें खान साहब से आज की आपकी कोई मुलाकात हुई, इसमें क्या? देखिए जी, सबसे बड़ी जो चीज़ वो ये है कि खान साहब ने जो जस्टिस सामिर फारूक साहब हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए हैं। बाद में फिर पीछे तो नहीं हट जाए कि मेरी गलती थी? नहीं, देखिए जी काजी फाइज़ा के खिलाफ भी देखिए इस वक्त हमने जितना तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया आपके सामने है कि 9 मई इटसेल्फ जिसकी बात हो रही है, 9 मई को जिस तरह से एक फ़ैसला दिया गया, उसके बाद फिर एक अगस्त के अंदर एक फ़ैसला आया, फिर आगे उसके बाद फिर से ऐसे फैसला जाता है। लेकिन फैसलों की बुनियाद पे तो जजों के खिलाफ रेफरेंस सर तो नहीं दायर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब ये जो टेरियान वाइट केस के अंदर जो फाइंडिंग्स आई हैं साथ ही जजेस की, ये अब तो जजमेंट है। टेरियान वाइट केस में बज़ाहिर जुडिशियल कंडक्ट नहीं है, ये पर्सनल कंडक्ट था उनका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे। सर हम देखिए, हमने बात करनी है एक जज के ओथ की। ओथ लिया जाता है कि आप किसी के खिलाफ इस किस्म की नहीं करेंगे और आइन को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आइन के पासदारी करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि टेरियान केस में उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंडक्ट ज़ेर बहस है या जुडिशियल कंडक्ट? सर देखिए जुडिशियल कंडक्ट भी उसको उन्होंने फिक्स एडमिनिस्ट्रेटर साइड पे ही किया था कि आप उसको फिक्स करें, लेकिन जाहिर है वो अगर एक ही शख्स तो है ना, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करें या एज अ जज एडमिनिस्ट्रेटिवली मतलब मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और आपको वो ट्रस्ट भी इसलिए मिला है कि आप सीनियर तरीन जज हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा साकिब बशीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं? बता रहे हैं खान साहब जो हैं उन्होंने ओके कर दिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस को, तो आप भी हाई कोर्ट को कवर करते रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से? शायद कंप्लेंट में तो और बहुत सारी बातें भी होंगी, कुछ चीज़ें तो अभी ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं और जजेस ने ख़त भी लिखा था 6 जजेस ने, तो आप समझते हैं कि वो मामलात भी ज़ेर बहस आ सकते हैं जुडिशल काउंसिल में अगर ये मामला टेकअप होता है? एक तो जो कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जाएगी वो उसमें देखेगी मेरिट्स हैं नहीं है, वो तो अल्टीमेटली उन्होंने फैसला करना है कि उसमें क्या है। ये जो कुछ चीज़ें जो टेरियान वाइट केस के हवाले से या इस किस्म की, ये प्रीवियसली मतलब ये ऑर्डर आया था जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो नया बेंच बना था, उन्होंने तफसीली फ़ैसला दिया था। उस फैसले में उन्होंने काफ़ी जो है वो लिखी थी कि जो फैसला था टेरियान केस का वो क्यों डिले हुआ, उसके पीछे वजूहात क्या थी। तो वो जो वजूहात हैं अगर तो उस किस्म की होंगी तो वो तो डेफिनेटली फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उसको देखेगी और उस पर मतलब उस फैसले में भी ऐसे कोई ऑब्जर्वेशन थी कि नहीं, ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी कुछ भी नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी। फैसला बहरहाल था, उसमें फैक्ट्स रिपोर्ट किए गए थे, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह जो है वो जो जस्टिस कियानी है या उस वक्त कोई बेंच तो है उन्होंने कह रहे थे कि उन्होंने नोट लिखा था रजिस्ट्रार को कि इसको जो जजमेंट है वो जो है वो अनाउंस कर दी जाए, तो वो अनाउंस नहीं हुई। तो अगर अनाउंस नहीं हुई तो उसके तनाजुर में क्या क्या वाक़यात हुए, सारे वाक़यात का जिक्र उस जस्टिस जहांगीरी साहब के जो 3 मेंबर बेंच है उसमें मौजूद है। तो वो फेट
अल्टीमेटली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो देखेगी कि किस हद तक वो चीज़ें उसके आती हैं मिसकंडक्ट में या नहीं आती। ठीक है। अच्छा असरात मलिक साहब, हमने तो ये भी सुना था, बल्कि इंतजार से पर जो था साहब कि इमरान खान साहब ने शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी कोई रेफरेंस के लिए किया था, तो वो मामला कहाँ तक पहुँचा वैसे? जी वो उसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है। अच्छा। और वो जल्द जो है वो आपके सामने कौन उनको देख रहा है? अली जफर साहब। अली जफर साहब। असलाम मलिक साहब, कितना स्ट्रॉन्ग केस हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुताल्लिक जुडिशल काउंसिल के अंदर? देखिए जी, अब वो उनके कंडक्ट के हवाले से पीटीआई क्या मटेरियल जो है वो अटैच करती है अपनी कंप्लेंट में कि जी किस तरह उन्होंने मिसकंडक्ट किया है। वैसे अगर डिटेल जजमेंट का इंतज़ार कर लेते पीटीआई तो मेरा ख्याल है कि वहाँ भी बहुत कुछ उसमें होगा। लेकिन इनके साथ जो कुछ हुआ इलेक्शन से पहले, इनको जो लेवल प्लेइंग फील्ड या फिर इलेक्शन के बाद फॉर्म 45 से 47 के हवाले से जो इनके चार्जेस हैं वो अगर ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं, फिर लियाकत चट्टा साहब की जो स्टेटमेंट है उसके बाद नहीं मालूम कि चट्टा साहब कहाँ हैं, तो वो चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, खासकर जो चट्टा साहब की स्टेटमेंट है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर काकड़ की स्टेटमेंट है। आप उन्हें गवाह बनाएंगे? वो नहीं, हम गवाही की बात नहीं करते, वो एक इंडिपेंडेंटली आप देखेंगे उनको। अच्छा, हम ये बताएं ना, चीफ जस्टिस कालिफ ईसा से मुताल्लिक भी आप जजेस कमेटी को कोई खत लिख रहे हैं, कंप्लेंट, ये किस कानून के तहत आप कर रहे हैं? सर देखिए, ये हमारा इस्तेकाक है, ये हमारा राइट है। वो तो हम शिबली फराज साहब ने भी लिख दिया लेटर, राइट तो आपका है, जो मर्जी करें, लेकिन कानून सर देखिए पब्लिक डोमेन के अंदर हमने कुछ चीजें सामने रखनी है और रिकॉर्ड का हिस्सा होनी चाहिए। मतलब सिर्फ पब्लिक डोमेन में लाने के लिए आप ये लेटरबाजी कर रहे हैं? अगर लेटरबाजी करनी हो फिर अखबार वालों को वो प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं जजेस कमेटी के सामने। आज आप कंप्लेंट कर रहे हैं, कल आप जजेस कमेटी के फैसलों के खिलाफ अपीलें भी करेंगे। देखिए नहीं, हम रखना चाह रहे हैं एक सिचुएशन है कि जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऐसे हैं जिनकी वाइफ पब्लिकली इमरान खान के खिलाफ लेटर्स लिख चुकी है और कुछ ऐसे फैसले हैं जिसके बारे में वो खुद भी कुछ ऐसे फोरम्स पे बात कर चुके हैं, आपको मालूम है कि जहां उनका बनता नहीं था, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो एक बायस जो है वो बिल्कुल क्लियर है। तो ये कंप्लेंट नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपने? नहीं, इन्फॉर्मेशन भी नहीं है सर, हम रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली बेंच जो है वो बेंच वो बनाते हैं। आप रिलीफ भी चाह रहे हैं जजेस कमेटी से? सर हम जजेस कमेटी, ये आप एक नई मिसाल कायम करेंगे, बाद में देख लें फिर जजेस कमेटी के फैसलों के खिलाफ लोग 184 में भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे अगर वो मार्किंग करते हैं तो हम उनके नोटिस में लाना चाहते हैं। कभी आपने रजिस्ट्रार की जो केस लगाने का जो वो प्रैक्टिस थी, उसको कभी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने चैलेंज किया कि रजिस्ट्रार ने ये केस उस जज के सामने नहीं लगा दिया, उसके सामने नहीं, कभी किया आपने? सर ये पहले कभी हुआ भी नहीं है पाकिस्तान में, जो वक्त हो रहा है ना, ये कभी हुआ है बहुत कुछ चीजें पहली दफा ये जो कुछ हो रहा है ये पहले कभी आपने देखा है किस तरह से चीफ जस्टिस इतना ओपन हो गए तो साइड्स लें और बातें करें? तो ये भी नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया इंतजार हुसैन पजोता साहब, साकिब बशीर और असनात मलिक साहब। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।